Welcome to another video lecture on 360 biology tutorials by Tanveer Malik. In this particular lecture, we are going to talk about the second part of the fertilization. I recommend you to watch the part first of the fertilization so that you can understand the today's lecture. Okay? तो आज हम fertilization का part second इसको discuss करेंगे. तो आज के इस lecture में हम discuss करेंगे कि जो भी फर्टिलाइजेशन के दौरान फिजिकल और केमिकल चेंजेस अकर हो जाती है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस टेक प्लेस हो जाती हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे. सो आज का जो लेक्चर है दैट इज अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन. सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन. पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि ओव्यूलेशन हो गई थी, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया था ओवरी से एंड दैट रीच टू द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन दैट इज AI जंक्शन. ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा कि यहां से स्पर्म्स भी पहुंच गए, 300 to 500 स्पर्म्स पहुंच गए एट द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन. उसके बाद उन स्पर्म्स की क्या हो गई, कैपेसिटेशन हो गई. ठीक है ना, हाँ, या स्पर्म एक्टिवेशन जिसको हम बोलते हैं. ओके, तो अब स्पर्म्स भी एक्टिवेट हो गए और ओवा भी या सेकेंडरी oocyte भी प्रेजेंट है एट द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन. तो अब क्या होना है, अब इस स्पर्म और सेकेंडरी oocyte को या मेल और फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज होना है. ठीक है ना, जहां पर असल में रिएक्शन हो जाती है इन दो सेल्स के दरमियान, इन दो गैमेट्स के दरमियान. ठीक है ना, लेकिन जब ये स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करता है तो इस दौरान बहुत सारी फिजिकल और केमिकल इवेंट्स होती हैं, फिजिकल और केमिकल इवेंट्स होते हैं, चेंजेस हो जाती हैं. तो कितनी चेंजेस हो जाती हैं, कितने इवेंट्स होते हैं, तो 5 इवेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज एक्रोसोम रिएक्शन, सेकंड वन इज कॉर्टिकल रिएक्शन, थर्ड वन इज एंट्री ऑफ स्पर्म, फोर्थ वन इज एक्टिवेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte एंड फिफ्थ वन इज कैरियोगैमी. ओके, सो वी शैल बी डिस्कसिंग इन टुडेज लेक्चर, वी शैल बी डिस्कसिंग दीज फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टेकिंग द एक्रोसोम रिएक्शन. ठीक है, तो एक्रोसोम क्या होता है, आपको पता है कि स्पर्म का जो ये हेड होता है, इसकी जो ऊपर जो है हेड कैप होती है, तो यहां पर प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम. ये एक्रोसोम क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है कि एक्रोसोम इज द मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी, इट इज अ मॉडिफाइड गोल्गी apparatus. ओके, तो ये एक्रोसोम क्या है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं. तो चलिए हम देखेंगे कि जो ही ये स्पर्म, when the sperm comes in contact with the secondary oocyte. ठीक है ना, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है, हालांकि ये पिछले लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो ये सेकेंडरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte को बाहर से 2 लेयर्स होती है, 2 कवर्स होते हैं. ठीक है ना, तो एक तो ये बाहर वाला होता है सेल्स का कवर जिसको हम बोलते हैं करोना रेडिएटा. उसके बाद इसके अंदर और एक लेयर होती है, जो ये वाली लेयर होती है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज द जोना पेलुसिडा. ओके, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सेल का, इस सेकेंडरी oocyte का बाहर वाला मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं ऊलेमा. ओके, सो ऊलेमा इज नथिंग, इट्स एक्चुअली द मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte. ओके, अब आप देख सकते हैं कि इस ऊलेमा, जो कि इस सेकेंडरी oocyte का बाहर वाला मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, इस ऊलेमा और इस जोना पेलुसिडा के दरमियान, ठीक है ना, एक तो हो गई बाहर वाली लेयर जिसको हम कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, दूसरी ये वाली लेयर जिसको हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं, और जो सेकेंडरी oocyte का अपना कवर है, अपना मेम्ब्रेन, दैट इज ऊलेमा. इस ऊलेमा और जोना पेलुसिडा, दिस ऊलेमा एंड दिस जोना पेलुसिडा, इसके दरमियान आप जो ये स्पेस देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द पेरीविटेलाइन स्पेस. ठीक है ना, तो इन चीजों का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, इन चीजों को हमें याद रखना है व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्रोसोम रिएक्शन और कॉर्टिकल रिएक्शन और एनी अदर इवेंट दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. ओके, चलिए मान लीजिए ये स्पर्म जो है व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द सेकेंडरी oocyte, ये स्पर्म को कहां जाना है, इसको असल में इस सेकेंडरी oocyte के पास जाना है, इसको असल में अंदर जाना है. ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या क्रॉस करना है, सबसे पहले इसको करोना रेडिएटा, जो बाहर वाली लेयर है, इसको पहले क्या करना है, इसको ओवरकम करना है. ओके, तो आपको याद रखना है कि जो ये करोना रेडिएटा होता है, इसमें जो ये सेल्स होती है, इन सेल्स के दरमियान होता है, ये सेल्स आपस में जुड़ी हुई होती है बाय द, यहां पे होता है हाइलुरोनिक एसिड. So you'll remember that the cells of the corona radiata are combined with each other by hyaluronic acid. ठीक है ना, तो जो ही ये स्पर्म का हेड इस कोरोना रेडिएटा के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है ना, तो जो ये एक्रोसोम है ये रिलीज करता है एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं हाइलुरोनिडेस.
व्हाट इज दिस? हाइलुरोनिडेज, ठीक है ना। तो ये हाइलुरोनिडेज क्या करने वाला है? ये हाइलुरोनिडेज ये करता है, ये ब्रेक करता है इस हाइलुरोनिक एसिड को, या हम कहेंगे दिस हाइलुरोनिडेज रिलीज्ड बाय द एक्रोसोम, दिस इज गोइंग टू डाइजेस्ट दिस हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है ना। तो जब ये हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करता है तो जो कोरोना रेडिएटा की सेल्स होती है ये हो जाती हैं लूज, दे गेट लूजन्ड, ठीक है ना, क्योंकि इनके दरमियान कांटेक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अब चलिए, अब इसके बाद, अब चूंकि इस स्पर्म को अंदर जाना है लेकिन सेल्स अभी भी यहीं पर मौजूद हैं, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, जो ये एक्रोसोम है ये और एक एंजाइम रिलीज करेगा जिसको हम बोलते हैं कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम। व्हाट इज दिस? कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम, ओके। तो एक्रोसोम से और एक एंजाइम रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम। ये कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम क्या काम करता है? दिस विल एक्चुअली डाइजेस्ट द सेल्स, ये इन सेल्स को डाइजेस्ट करेगा। अब ये सारी सेल्स को तो डाइजेस्ट नहीं करेगा, जहां पर इसको एंट्री लेनी है, ठीक है ना। मान लीजिए इस स्पर्म को एंट्री लेनी है तो ये इस जगह पे जो भी ये बाहर वाली ये कोरोना रेडिएट के सेल्स जो लूज हो गई है, अब इनको डाइजेस्ट करेगा, ओके। जो ही ये डाइजेस्ट करेगा, अब इसके बाद दिस स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद अनदर लेयर। व्हाट इज दिस लेयर? दिस लेयर इज जोना पेलुसिडा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, अब स्पर्म किसके कांटेक्ट में आ जाता है? जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है ना। तो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं दिस इज ऑल एक्रोसोम रिएक्शन, क्योंकि इस दौरान, इस रिएक्शन के दौरान जो स्पर्म का एक्रोसोम होता है यही रिएक्ट करता है, यही एंजाइम रिलीज करता है सो दैट आउटर लेयर्स ऑफ द सेकेंडरी oocyte गेट डाइजेस्टेड, ओके। अब चलिए, इसके बाद जो ही स्पर्म आ जाता है इन कांटेक्ट विद दिस लेयर जोना पेलुसिडा, अब हमें पता है कि इस जोना पेलुसिडा में क्या होता है? इस जोना पेलुसिडा में होते हैं रिसेप्टर्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया इन रिसेप्टर्स को क्या बोलते हैं हम? इन रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स, ओके। सो फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द जोना पेलुसिडा, ओके। तो अब क्या होगा? अब हमें पता है कि स्पर्म पर भी रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स, ओके। तो जो ही एंटी फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स जो स्पर्म पे हैं ये रिकॉग्नाइज करते हैं किनको? फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स को, या ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है ना। और ये क्यों जरूरी है? ये इस वजह से जरूरी है, दिस इज मेंट फॉर द स्पीशीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन, ओके। तो ये रिसेप्टर जो एक दूसरे को पहचान लेते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन। ये रिसेप्टर्स होते ही हैं स्पीशीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन के लिए। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि ये स्पर्म जो है या ये सेकेंडरी oocyte जो है, ये मेल और फीमेल की सेल्स होती हैं, गैमीट्स होते हैं, लेकिन जो एक ही स्पीशीज के होते हैं, जैसे ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल का मेल और मेल फीमेल गैमीट, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि किसी और एनिमल का ह्यूमन के सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करेगा, या ह्यूमन का स्पर्म किसी और एनिमल के इस एग को फर्टिलाइज करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि इन पे रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स एक दूसरे को पहचान लेते हैं, ये कंबाइन करते हैं, और दीज रिसेप्टर्स आर मेंट फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन। स्पीशीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया कि ये स्पर्म जो है ये स्पेसिफिकली ह्यूमन एग को ही, ह्यूमन सेकेंडरी oocyte को ही फर्टिलाइज करेगा, ओके। चलिए, अब मान लीजिए जब ये रिएक्शन हो गई, इसको हम कंपैटिबिलिटी रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कंपैटिबल है एक दूसरे से, ठीक है ना। ये एक ही स्पीशीज के क्या है? गैमीट्स हैं, ठीक है। अब चलिए, अब ये स्पर्म क्या करेगा? जो ही ये इसके कांटेक्ट में आता है, जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है, ठीक है ना, तो ये और एक एंजाइम जो इस स्पर्म का एक्रोसोम होता है, ये और एक एंजाइम रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड जोनालाइसिन, दैट इज कॉल्ड जोनालाइसिन। अब ये जोनालाइसिन क्या करेगा? जो भी इस जोना पेलुसिडा की ये सेल्स हैं, मान लीजिए दीज आर द सेल्स ऑफ द जोना पेलुसिडा, ओके। तो ये जोनालाइसिन क्या करेगा? ये लाइज करेगा, ये ब्रेक करेगा, ये इट विल कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ द सेल्स ऑफ द जोना पेलुसिडा, ठीक है ना। इस जगह पे जोना पेलुसिडा को क्या करेगा? इसकी सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, इसकी सेल्स को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है ना। अब जो ही इसको डाइजेस्ट करता है, अब ये स्पर्म आ जाता है, दिस स्पर्म नाउ कम्स इन कंटैक्ट विद व्हाट? दिस इज oolemma। अब स्पर्म किसके कंटैक्ट में आ जाएगा?
ऊलेमा के कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। जो ही ये स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन ऊलेमा के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है ना, तो इससे क्या हो जाता है, इससे यहां पर जो ये ऊलेमा होता है यहां पर डेवलप हो जाता है एक कोन जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन, फर्टिलाइजेशन कोन, ओके। तो ये फर्टिलाइजेशन कोन जो है ये वो जगह है जहां से ये स्पर्म एंट्री लेगा, किसमें, सेकेंडरी oocyte में, ठीक है ना। सो दिस इज द साइट वेयर दिस स्पर्म इज गोइंग टू टेक एंट्री इनटू द सेकेंडरी oocyte, ओके। चलिए अब ये हो गया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फिजिकल एंड द केमिकल इवेंट दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. दिस इज acrosome reaction. What happens during acrosome reaction? The acrosome of the sperm releases certain kinds of enzymes which digest the outer layers of the secondary oocyte. First, it releases the hyaluronidase. Hyaluronidase, it digests the hyaluronic acid present between the cells of the zona pellucida. Okay. सॉरी, सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा, ओके। तो जब हाइलुरोनिडेज खत्म हो गया, कोरोना रेडिएटा की सेल्स अब क्या हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं। अब एक्रोसोम और एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम. दिस कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम जो भी यहां पे कोरोना रेडिएटर की सेल्स लूज हो जाती है, अभी इनको डाइजेस्ट करता है. ठीक है, हाँ, हो गई पहली वाली लेयर खत्म. उसके बाद जो ये एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम या स्पर्म के जो एंटी फर्टिलाइजर रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं किसको, जोना पेलुसिडा, जो ये दूसरी वाली लेयर है, इस पे जो फर्टिलाइजर रिसेप्टर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, और यहां पे स्पीशीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन होती है. ठीक है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर कंपैटिबिलिटी स्पीशीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन. ठीक है ना, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये एक्रोसोम और एक एंजाइम रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड जोनालाइसिन. ये जोनालाइसिन क्या करता है, ये जोनालाइसिन इस जोना पेलुसिडा की सेल्स को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है. ठीक है ना, उसके बाद ये स्पर्म आ जाता है इन कांटेक्ट विद ऊलेमा. ऊलेमा को क्या हो जाता है, यहां पर इसको फर्टिलाइजेशन कोन डेवलप हो जाता है. ठीक है ना, एक दिस एक्सट्रूशन, या हम कहेंगे इवेजिनेशन, ये बाहर की ओर क्या करता है, प्रोजेक्शन डेवलप करता है, और इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन. ठीक है ना, हाँ. अब चलिए, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज एक्रोसोम रिएक्शन. अब इसके बाद क्या है, इसके बाद दूसरी रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज द कॉर्टिकल रिएक्शन. अब चलिए कॉर्टिकल रिएक्शन हम देखते हैं कि कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है. कॉर्टिकल रिएक्शन, चलिए, जो ही ये स्पर्म इस ऊलेमा के कांटेक्ट में आ जाता है और फर्टिलाइजेशन कोन डेवलप हो जाता है, तो व्हेन दिस स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद द ऊलेमा, एक किस्म का डीपोलराइजेशन, एक किस्म की डीपोलराइजेशन वेव इस पूरे सेकेंडरी oocytes में डेवलप हो जाती है. ठीक है ना, हाँ, यानी कि इसको पता चल जाता है कि बाहर से स्पर्म आ गया है. ठीक है ना, और यहां पे क्या हो जाता है, ये एक्टिवेट हो जाती है ये सेल, और इस सेल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, ठीक है ना, दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम स्टार्ट्स रिलीजिंग द कैल्शियम आयंस. तो ये क्या रिलीज करता है, कैल्शियम आयंस को रिलीज करता है, Ca2+. ठीक है, हाँ. तो ये कब होता है, मैं बता रहा हूं, कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है. कॉर्टिकल रिएक्शन में ये होता है कि जो ही स्पर्म ऊलेमा के कांटेक्ट में आ जाता है, तो पूरे oocyte में, सेकेंडरी oocyte में डेवलप हो जाती है एक डिपोलराइजेशन वेव. उसकी वजह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, ये स्टार्ट करता है रिलीज करना क्या, कैल्शियम आयंस. ठीक है ना, अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte याद होगा जो मैंने पढ़ाया है, तो उसमें मैंने आपको बताया था, जो ये सेकेंडरी oocyte होता है, मान लीजिए ये ऊलेमा है, इस ऊलेमा को अंदर वाले साइड से यहां पर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं ऑल ओवर. ठीक है, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, एंड दीज ग्रैन्यूल्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो सेकेंडरी oocyte का बाहर वाला मेम्ब्रेन है, जिसको हम ऊलेमा बोलते हैं, इस ऊलेमा के अंदर वाले साइड से होते हैं छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, जिनको हम बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स. अब आप याद रखेंगे कि इन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के अंदर क्या होता है. कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कंटेन टू थिंग्स. फर्स्ट वन इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, और दूसरा इसमें होता है एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं प्रोटीएज. याद रखिएगा,
the cortical granules which are present on the inner side of the oolemma contain mucopolysaccharides and protease, ठीक है ना। अब आप याद रखिएगा कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, डिपोलराइजेशन की वजह से, सेकेंडरी oocyte की एक्टिवेशन की वजह से एंडोवलायर रेटिकुलम डेवलप करता है कैल्शियम आयंस। जब बहुत सारा कैल्शियम आयंस डेवलप हो जाते हैं अंदर वाली साइड से, तो इसकी वजह से जो ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं ये अंदर वाले साइड से चले जाते हैं कहां पर, बाहर की ओर, यहां पे जाएंगे, दे विल कम टू दिस साइड। और आपको पता है कि ये कौन सी साइट है, ये कौन सी जगह है, दिस इज कॉल्ड पेरीविटिलाइन स्पेस, क्योंकि ये स्पेस किसके दरमियान है, बिटवीन oolemma एंड जोना पेलुसिडा। इस लेयर और इस लेयर के दरमियान स्पेस है, दिस कॉल्ड पेरीविटिलाइन स्पेस, ओके। तो ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स इसी पेरीविटिलाइन स्पेस में चले जाते हैं। अब यहां पर इनका क्या काम क्या होता है, जो ही ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स पेरीविटिलाइन स्पेस में चले जाते हैं तो बेटा ये लाइज हो जाते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है ना। और जो ये ब्रेक हो जाते हैं तो इनसे क्या रिलीज होता है, एक तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स रिलीज होते हैं, दूसरा प्रोटीएस एंजाइम्स में रिलीज होता है, ओके। तो आप याद रखेंगे कि जो ही कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स इस पेरीविटिलाइन स्पेस में चले जाते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं, इनसे रिलीज होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीएस। अब म्यूकोपॉलीसैकेराइड किस काम आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब चूंकि एक स्पर्म, याद रखिएगा, एक टाइम में एक सेकेंडरी oocyte को एक ही स्पर्म क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। हालांकि फर्टिलाइजेशन साइट पे AI जंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, वहां पर 300 से लेकर 500 स्पर्म्स आ जाते हैं, यानी कि ऑल अराउंड दिस सेकेंडरी oocyte इज सराउंडेड बाय द स्पर्म्स, ठीक है ना। तो लेकिन इसको एक ही स्पर्म क्या करता है, एक ही स्पर्म इसको फर्टिलाइज करता है, ठीक है ना। मान लीजिए वो वाला स्पर्म ये है। अब जो ये स्पर्म ने एक्टिवेशन की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम रिलीज किया, उस कैल्शियम की वजह से कॉर्टिकल ग्रैन्युलस अंदर वाले साइड से चले गए बाहर इन द पेरीविटिलाइन स्पेस, और वो ब्रेक हो गए, वहां से रिलीज हो गए म्यूकोपॉलीसैकेराइड। याद रखिएगा ये पेरीविटिलाइन स्पेस में जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हैं, ये इस oolemma को यहां से कवर करते हैं, बाहर वाली साइड से oolemma को कवर करते हैं चारों ओर, ठीक है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स आर गोइंग टू कवर द oolemma ऑन द आउटर साइड, और इसकी वजह से जो ये मेम्ब्रेन होता है oolemma, ये बन जाता है थोड़ा सा हार्ड, ठीक है ना। और इस टाइम अब हम इसको oolemma नहीं कहेंगे, अब हम इसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ओके। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब अगर यहां से बाहर से बहुत सारे स्पर्म्स कोशिश कर रहे हैं इसको फर्टिलाइज करना, ठीक है ना, लेकिन इस स्पर्म ने तो एंट्री ली, ये तैयार है अंदर एंट्री लेने के लिए, ठीक है ना, और इसने पोलराइजेशन भी डेवलप कर दी अंदर सेकेंडरी oocyte में, ठीक है ना। तो इसकी वजह से यहां से अब जो ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड इसको हार्ड बना रहे हैं, इस मेम्ब्रेन को, जिसका नाउ कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ये इस वजह से है ताकि अब कोई और स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte में ना घुस सके। याद रखिएगा, जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स इस oolemma को बाहर वाली साइड से कवर कर रहे हैं, दिस मेक्स द oolemma very much hard, and now this oolemma is called a fertilization membrane, and this is meant to prevent polyspermy। याद रखिएगा, ये किस लिए है, टू प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी का मतलब हो गया कि अब कोई भी स्पर्म बाहर से अंदर नहीं घुस सकता है, ओनली दिस स्पर्म कैन टेक द एंट्री इनटू द सेकेंडरी oocyte, ओके। सो दिस ऑल हैपन्स ड्यूरिंग द कॉर्टिकल रिएक्शन। अब चूंकि इसमें ज्यादातर कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स का ही रोल होता है, ठीक है ना, तो इस वजह से इसको हम कॉर्टिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप याद रखेंगे कि अब कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स में मैंने बताया और आपको कि इसमें और एक एंजाइम होता है प्रोटीएस। ये प्रोटीएस क्या काम करता है, अब हमने अभी आपको बताया कि जो ये जोना पेलुसिडा होता है, दूसरी वाली लेयर, इसमें होते हैं फर्टिलाइजर रिसेप्टर्स। अब अगर इस जगह पे जहां से स्पर्म ने एंट्री ली, अब अगर इस जगह पे कुछ फर्टिलाइजर रिसेप्टर्स अभी भी बचे हैं, तो बेटा ये प्रोटीएस एंजाइम जो है ये उन फर्टिलाइजर रिसेप्टर्स को डाइजेस्ट करता है, उनको ब्रेक करता है, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए, दिस ऑल हैपन्स ड्यूरिंग द कॉर्टिकल रिएक्शन। सेकेंड इवेंट that takes place during the fertilization, it is the second event of the physical and the chemical event during fertilization, okay। इसके बाद है तीसरा, that is entry of sperm, यानी कि अब क्या होगा, अब ये स्पर्म किसमें एंट्री लेगा, सेकेंडरी oocyte के अंदर लेगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि ये कैसे एंट्री लेता है अंदर, ओके। चलिए, now the sperm is going to take the entry into the secondary oocyte, okay।
तो जो ही ये एंट्री लेता है किसमें, सेकेंडरी oocyte में, जो इस हमें पता है कि इस स्पर्म में एक तो हेड पीस होता है, नेक होता है और टेल होती है, ठीक है ना। तो इसमें जो हेड पीस होता है और नेक पीस होता है, ठीक है ना, तो ये चले जाते हैं इस सेकेंडरी oocyte के अंदर। लेकिन जो टेल है ये हो जाती है, दिस डजंट टेक द एंट्री इनटू द सेकेंडरी oocyte, और ये रिमूव हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सफ्लैजिलेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सफ्लैजिलेशन, जिसमें स्पर्म की टेल जो है डिजेनरेट हो जाती है, ये एंट्री नहीं ले पाती है किसमें, सेकेंडरी oocyte में। ओके, चलिए अब मान लीजिए अब सेकेंडरी oocyte में क्या चला गया, इसमें स्पर्म चला गया, लेकिन स्पर्म का हेड, नेक और मिडल पीस, याद रखिए हेड, नेक और मिडल पीस चले जाते हैं कहां पे, स्पर्म के हेड में, बट द टेल इज डिजेनरेटेड ड्यू टू द प्रोसेस कॉल्ड एक्सफ्लैजिलेशन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द एंट्री ऑफ द स्पर्म, ठीक है ना। अब जो ही ये स्पर्म एंट्री लेता है किसके अंदर, सेकेंडरी oocyte के अंदर, इसके बाद अब चौथा स्टेप हो जाता है, चौथा इवेंट होता है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte, ठीक है ना। पिछले वाले लेक्चर्स में आपको पता होना चाहिए कि जो इस सेकेंडरी oocyte जब ये रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी, उस टाइम ये मियोसिस सेकंड में होता है, ठीक है ना। उस टाइम इसमें मियोसिस सेकंड के स्टेजेस चल रहे होते हैं, लेकिन ये हैंग हुआ होता है एट द मेटाफेज सेकंड, ठीक है ना। याद रखिएगा जो ये सेकेंडरी oocyte है, इट इज हंग और इज हैंग्ड एट द मेटाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस सेकंड, यानी कि अभी इसमें मियोसिस सेकंड नहीं हुआ है, ठीक है ना। जब इसमें मियोसिस सेकंड होगा तो इसमें दो सेल्स बनेंगी, एक तो बड़ी वाली सेल बनेगी जिसको हम ओवम कहेंगे, और दूसरी वाली जिसको हम कहेंगे सेकंड पोलर बॉडी। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो फिर भी आप याद रखेंगे, जब इस सेकेंडरी oocyte में पूरा मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, ये बनाएगा लार्ज सेल ओवम एंड स्मॉल सेल कॉल्ड सेकंड पोलर बॉडी। लेकिन हमें काम किसके साथ है, ओवम के साथ, क्योंकि इसी को असल में फर्टिलाइज होना है। चलिए, तो अभी तक स्पर्म तो अंदर चला गया, एंट्री ऑफ स्पर्म हो गई, तो अब ये देखना है कि इस स्पर्म की एंट्री की वजह से क्या होता है। इस स्पर्म की एंट्री की वजह से अब हो जाता है एक्टिवेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte। जो सेकेंडरी oocyte है अभी एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है ना। एक्टिवेट की वजह से, एक्टिवेट क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी तक ये इनएक्टिव था। इनएक्टिव क्यों था, इनएक्टिव इस वजह से था क्योंकि इट वाज हैंग्ड एट द मेटाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस सेकंड, क्योंकि इसको अभी एनाफेज से भी गुजरना है, टीलोफेज से भी गुजरना है, ठीक है ना। तो जो ही ये स्पर्म एंट्री लेता है किसमें, इस सेकेंडरी oocyte में, ये रिलीज करता है एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, यानी कि ये एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर कुछ प्रोटीन्स रिलीज करता है इस सेकेंडरी oocyte में, और उस एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर की वजह से क्या हो जाता है, जो ये सेकेंडरी oocyte अभी तक मेटाफेज सेकंड में अटका हुआ था, अब ये चला जाता है दूसरे फेज में, दैट इज कॉल्ड एनाफेज, और उसके बाद उसमें टीलोफेज आ जाता है, और उसके बाद हो जाती है जो ये सेकेंडरी oocyte होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है दो सेल्स में, एक तो ओवम, दूसरा सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है ना। लेकिन जो सेकंड पोलर बॉडी यहां से बनती है, वो सेकंड पोलर बॉडी चली जाती है किसमें, इन द पेरीविटलाइन स्पेस, ठीक है ना। अब ये सेल जो है, जो सेकेंडरी oocyte है, इसने अब क्या बनाया, इसने अब ओवम बनाया, और सेकंड पोलर बॉडी हमें नहीं चाहिए, सेकंड पोलर बॉडी चला जाता है बाहर इन द पेरीविटलाइन स्पेस। ओके, सो नाउ वी हैव गॉट द ओवम एंड वी हैव गॉट द स्पर्म इनसाइड इट। ओके, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद कैरियोगैमी हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद हो जाती है कैरियोगैमी। व्हाट इज कैरियोगैमी, कैरियोगैमी यू नो इट इज द मिक्सिंग ऑफ द न्यूक्लियस, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट कैरियोमिक्सीज। कैरियोमिक्सीज, कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, मिक्सीज का मतलब है मिक्स होना, यानी कि अब इस स्पर्म में जो न्यूक्लियस है, जिसको हम मेल प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं, और इस ओवम के अंदर जो न्यूक्लियस है, जिसको हम जर्माइनल वेसिकल बोलते हैं, लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है, जो इसका न्यूक्लियस होता है स्पर्म का, दिस कॉल्ड मेल प्रोन्यूक्लियस, और जो ओवम के अंदर, अब हम इसको सेकेंडरी oocyte नहीं कहेंगे, अब हम इसको कहेंगे ओवम, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, दिस इज कॉल्ड एज द जर्माइनल वेसिकल, called as a germinal vesicle। तो अब इस sperm का nucleus, that is male pronucleus, it combines with the germinal vesicle which is the nucleus of the ovum, और जब ये
कंबाइन हो जाते हैं। हमें पता है कि स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है ये होता है हैप्लॉइड, ठीक है, और ये भी क्या होता है, ये भी होता है हैप्लॉइड। तो इसका मतलब ये हो गया कि कैरियोमिक्सिस और कैरियोगैमी के दौरान क्या होता है, कैरियोगैमी के दौरान या कैरियोमिक्सिस के दौरान स्पर्म का जो मेल प्रोन्यूक्लियस है, ओम का जो जर्मिनल वेसिकल है, ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं द हैप्लॉइड मेल प्रोन्यूक्लियस कंबाइन्स विद द हैप्लॉइड जर्मिनल वेसिकल ऑफ द ओम, और जो ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो ये बनाते हैं जाइगोट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर अब किस में कंबाइन हो जाता है, क्योंकि असल में फर्टिलाइजेशन के दौरान इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि इस स्पर्म का न्यूक्लियस और इस ओवम का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होना, ताकि जो इसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, ताकि इसके 23 क्रोमोसोम इसके 23 क्रोमोसोम आपस में कंबाइन हो जाए, और वो उसकी वजह से फिर क्या होता है, नॉर्मल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम दैट इज 46 और 23 पेयर्स दैट इज restored. Okay, so this is all about the physical and the chemical events that take place during fertilization. Now the fertilization is complete and we have got the zygote. ठीक है ना, and the zygote is, क्योंकि हमने definition में ही बोला था, what is fertilization? It is the fusion of haploid male gamete and haploid female gamete to form the diploid zygote. ये haploid था sperm, ओमा हैप्लॉइड था, जब ये कंबाइन हो गए इनके न्यूक्लियस तो ये बन गया डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है ना, सो आवर फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द एम्ब्रियोलॉजी दैट इज फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीटेड, वी हैव गॉट द जाइगोट। अब इसके बाद एम्ब्रियोलॉजी का दूसरा कंपोनेंट आ जाता है, दूसरा स्टेज आ जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लीवेज, एंड विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्लीवेज इन द नेक्स्ट लेक्चर। होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।